नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम भारत का जो उत्तर भारत का मैदान है उसको लेकर आए हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर भारत के जो मैदान हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको कितने क्षेत्रों में बांट कर डिवाइड करके हम लोग पढ़ा जाता है और इसको एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनता है उसका हम डीपली अध्ययन करेंगे। इसको समझने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि जो भारत का मैप होता है कहाँ से लेके उत्तर की तरफ गिना जाता है, और कौन सा ऐसा बिंदु है जिसको लेके दक्षिण साइड में गिना जाता है। अगर हम भारत का मैप ध्यान से देखें तो हमारे भारत के मैप में एक बीच में राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जो एक बहुत ही चर्चित पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल से अगर हम देखें, विंध्याचल से जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है उसे हम उत्तर भारत, और विंध्याचल से जो नीचे वाले क्षेत्र होते हैं वह उसे हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। जो उत्तर भारत का क्षेत्र होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों का निर्माण उसमें हुआ है, और दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों से उसका निर्माण हुआ है। जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वह गंगा, यमुना और सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं इससे इसका निर्माण हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि उत्तर भारत में तो सिंधु कैसे निर्माण होता है, इसका क्या योगदान होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तर भारत की तरफ बढ़ें, जम्मू कश्मीर की साइड में बढ़ें, तो कुछ ऐसे क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देंगे जो बहुत ही समतलीय, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। पहले वो क्षेत्र हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। आज वहाँ पर कुछ ऐसी नदियाँ बहती हैं जिसको हम सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न बनता है कि सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, सप्त सैंधव में 7 नदियाँ होती हैं। जो सिंध की सहायक 7 नदियाँ होती हैं उससे भी बहुत बड़े क्षेत्रों का निर्माण होता है। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं तो आप लोग क्रमानुसार बताइएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सरस्वती प्लस ब्यास। ये जो 7 नदियाँ होती हैं इसी को हम सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। और गंगा का जो तंत्र होता है इसमें भी बहुत सी ऐसी नदियाँ होती हैं जो छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिलती हैं। इससे भी बहुत बड़े क्षेत्रों का निर्माण होता है, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका निर्माण अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील के पास जो क्या नाम है चाइना के क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ से इसका निर्माण होता है, और यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करके और क्या नाम है पश्चिमी बंगाल होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इन नदियों से एक बहुत बड़े क्षेत्रों का निर्माण होता है। इसी का आज हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे और इसको कितने प्रकार से हम डिवाइड करेंगे उसको आप देखेंगे। हमारा जो हेडिंग है यह है मैदान उत्तर भारत का, और उसके बाद हेडिंग है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान को इसको देखते हैं। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों। अवसाद क्या होता है? जो नदियां अपने साथ मृदा के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पेड़ पौधे के जो अवसाद होते हैं, जो साथ में ला के बहुत बड़े समतल भूमि का निर्माण करती है, उसी से इस मैदान का, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। और वो कौन कौन सी नदियाँ होती हैं उसको हम देखते हैं। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्य भूमिका जो है गंगा नदी तंत्र होता है। गंगा नदी तंत्र कहने से तात्पर्य है जो गंगा की सहायक नदियाँ होती हैं वो जो उसका एक क्षेत्र बनता है उसी को तंत्र कहते हैं।
गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं अभी आप लोगों को बताए हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस प्रकार इन नदियों से एक विशाल समतल भूमि, उत्तर भूमि या उत्तर भारत की भूमि का निर्माण होता है। अगर उस मैदानी क्षेत्रों को अगर हम डिवाइड करके पढ़ें तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि कौन कौन से ऐसे 4 भाग हैं जिसका हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो पहला जो भूमि हमारा आता है, मैदानी क्षेत्र आता है, उसे हम भाभर क्षेत्र कहते हैं। कौन सा उसका क्या नाम है तो आप लोग बताएंगे भाभर क्षेत्र। दूसरा कौन सा क्षेत्र आएगा तो आप लोग बताएंगे तराइन क्षेत्र। तीसरा कौन सा क्षेत्र आएगा तो उसको आप बताएंगे बांगर क्षेत्र। और चौथा खादर क्षेत्र। ये 4 क्षेत्रों में हम जब इसका डिवाइड करके अध्ययन करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का अनुभव और मिलता है। और जब हम इसको एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ से टॉपिक का जो प्रश्न बनता है तो वहाँ पर हम बेहद तरीके से कर लेते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं, पहला हमारा क्षेत्र होगा भाभर क्षेत्र। भाभर क्षेत्र को समझने से पहले हम इसका एक फिगर है जो हम देखने का प्रयास करते हैं, और ये फिगर आप लोगों को बेहद ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है, अब जब आप लोग हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे और हिमालय का जो विभाजन करेंगे, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हिमालय को हम 3 रूप से जब डिवाइड करते हैं तो सबसे बाद वाला जो सबसे नवीन हिमालय को हम देखेंगे तो वह है शिवालिक का हिमालय। शिवालिक के हिमालय से आप जैसे ही नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे बड़े क्षेत्र दिखाई देंगे जो बहुत बड़े कंकड़ीले या पत्थरीले से क्षेत्रों से उसका निर्माण हुआ होता है। जब हिमालय पर्वत से नदियाँ आती हैं तो उस मैदानी क्षेत्रों में, उस कंकड़ीले और पथरीले वाले क्षेत्रों में जाती हैं तो वहाँ पर नदियाँ आपको विलुप्त सा दिखाई देने लगती हैं। उस बड़े पथरीले वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं तो आप लोग बताइएगा, भाभर क्षेत्र। उसके बाद ये कुछ किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे हम नीचे उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्षेत्र दिखाई देंगे जहाँ पर जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और उस वाले क्षेत्रों में दलदली उस वाले क्षेत्रों में विलुप्त सा हो जाती हैं, और आगे बढ़ने पर वो नदियाँ सभी इकट्ठा होने लगती हैं। और इकट्ठा जब होती हैं तो एक जल जमाव की स्थिति उस क्षेत्रों में पाई जाती है, और जहाँ पर जल जमाव की स्थिति पाई जाती है वहाँ पर जंगल का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, और वहाँ पर जीवों की संख्या जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए उस विशाल क्षेत्र को हम तराइन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तराइन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तराइन क्षेत्र की एक विशेषता है कि यहाँ पर जंगल का जो निर्माण होता है बेहद अच्छी तरीके से होता है और जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का जो विस्तार होता है काफ़ी बड़े क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक ऐसे भूभाग नजर आएंगे जहाँ पर पूरी नदियाँ अब एक धारा के रूप में दिखाई देने लगेंगी, और जब दिखाई देती हैं तो जो उस नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता है बाढ़ के समय वह डूब जाता है। बाढ़ के समय वह डूब जाता है। अब जब वह डूब जाता है तो उस वाले क्षेत्र में जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं जमा हो जाते हैं, और जब जमा हो जाते हैं तो यहाँ पर उपजाऊ क्षमता यहाँ की बढ़ जाती है। लेकिन एक बहुत ही दुष्परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब ये ऐसा होता है, जब फसलें को हम लोग उगाते हैं उस क्षेत्र में तो बाढ़ फिर से आ जाती है और पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देती है। जहाँ तक उस नदी के बाढ़ का पानी पहुँचता है उस क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं तो आप लोग बताइएगा, खादर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे जो क्षेत्र होते हैं बच जाते हैं जहां बाढ़ के पानी ना के बराबर पहुंचता है। वहां पर
कृषि कार्य तो किया जाता है, लेकिन जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पर नलकूपों का प्रयोग कर कर वहाँ पर सिंचाई कर कर के कृषि का जो है उत्पादन बहुत किया जाता है। और उस क्षेत्र को हम क्या नाम है, बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा क्षेत्र होता है, तो आप लोग बताएंगे बांगर क्षेत्र। जो हमारी हरित क्रांति लाई गई थी, जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करके, सिंचाई का प्रयोग करके, नहरों का निर्माण करके हरित क्रांति को लाए थे, अगर वह क्षेत्र का नाम पूछे तो किस क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या नाम है हरित क्रांति को लाया गया था, तो आप लोग बताएंगे बांगर क्षेत्र में। क्योंकि जो बांगर क्षेत्र होता है, नदियों द्वारा पहले इसका निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन समय से जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो वो उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। लेकिन वह उपजाऊ भूमि बहुत पहले से थी और अभी है। उस क्षेत्रों में हम क्या नाम है उर्वरक का प्रयोग करके हरित क्रांति जैसी एक क्रांति को लाते हैं। और यह विशेषता है इन चारों क्षेत्रों का, इन चारों मैदानों का। एक बार जो हम लिखे हैं इनको देख लेते हैं। आप लोग ये जो बेसिक है ना, इसको जरूर समझने का प्रयास करिएगा। यही बेसिक आपका बेसिक जो ज्ञान हुआ इसको हाई लेवल तक ले चलेगा। अगर आपका बेसिक ज्ञान मजबूत नहीं है तो आप जो थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। इसीलिए आप छोटे छोटे बेसिक जो टॉपिक है इसको ध्यान रखते चलिएगा। और यहाँ से आए दिन कहीं ना कहीं कंपटीशन में इसका लेवल दिखाई देता है। इसका क्षेत्र पूछ लेता है कि बांगर क्षेत्र का जो क्षेत्र है किस राज्यों में देखने को मिलता है, खादर क्षेत्र का किन राज्यों में मिलता है, और क्या नाम है भाभर क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है किन राज्यों में देखने को मिलता है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं पूछ लेते हैं। ये भी प्रश्न कई बार बना है कि इन चारों क्षेत्रों में अगर देखा जाए मैदानी क्षेत्रों में तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रों में पाई जाती है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। किन क्षेत्रों में नदियाँ जो हैं क्या नाम है छोटे छोटे जो पत्थरों का समूह होता है उसमें विलुप्त सा दिखाई देती हैं। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। और ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि नदियाँ कहाँ पर सामूहिक रूप से इकट्ठा आती है और जल जमाव के कारण वह क्षेत्र दलदली स्थिति पैदा कर देता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे तराइन क्षेत्र। ऐसे बहुत से माध्यम है इस यहाँ से प्रश्न बनने का। सिर्फ आप लोग इसका जो बेसिक है इसको जानकारी रखिए, प्रश्न आपका सॉल्व होते चलेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमारा जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया और 4 भागों में जो हमारा पहला भाग आएगा उसका नाम है भाभर क्षेत्र। भाभर क्षेत्र मैंने बताया शिवालिक पर्वत की होती है, जो उसके जस्ट नीचे वाला भाग होता है। वहाँ पर जो बड़े बड़े मैदान बड़े बड़े पत्थरों का एक समूह पाया जाता है जो हिमालय से नदियाँ निकलती है। इन क्षेत्रों में आने के बाद पूरा विलुप्त सा हो जाती हैं। तो देखते हैं शिवालिक के गिरपादी मतलब उसके जो पैरों के पास होता है गिरपादी क्षेत्रों में जिस मैदान या प्रदेश का निर्माण हुआ है उसी को हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, भांगर क्षेत्र। यहाँ पर ढेर सारे पत्थरों या चट्टानों के टुकड़े का जमाव पाया जाता है। इसकी विशेषता है इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त सी होती दिखाई देती हैं। अब ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर इसका भाभर क्षेत्र का निर्माण देखने को मिलता है, तो आप लोग बताएंगे यूके मतलब उत्तराखंड। उसके बाद बताएंगे हिमाचल प्रदेश, ईटीसी। ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर भाभर क्षेत्र वाले स्थिति पाई जाती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा उसी क्रम में जब ये क्षेत्र खत्म होता है, भाभर क्षेत्र खत्म होता है, तो उसके जस्ट बाद एक फिर क्षेत्र का निर्माण होता है जिससे हम तराइन क्षेत्र कहते हैं। तराइन क्षेत्र में जब यहाँ से भाभर वाले क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, तराइन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसका जो जल जमाव होता है पूरा बिखर जाता है। वह एक तंत्र के रूप में ना चलती हैं, कईयों तंत्र के रूप में चलती रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा होने लगती है तो वह दलदली वाली स्थिति पैदा कर देता है। और यहाँ पर जैसे ही पानी का अच्छा विकास होता है तो यहाँ पर जल भूमि के साथ क्या नाम है दलदली भूमि के साथ साथ बड़े बड़े मैदानी क्षेत्रों को जैसे पहाड़ क्या नाम है वन वाले क्षेत्रों का निर्माण पाया जाता है। देखते हैं इसका निर्माण भाभर क्षेत्र के नीचे होता है, तुरंत बाद होता है। इस कारण यहाँ पर दलदली
क्षेत्र का निर्माण होता दिखाई देता है। और यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में भारत का जो पहला नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वह स्थित है। अब आप लोगों को प्रश्न बन सकता है कि जिम नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है और किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे तराइन वाले क्षेत्र में और उत्तराखंड में पाया जाता है। इस प्रकार से हमारी कुछ इसकी विशेषता है, उसको हमने देखा। और इसी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा जो हेडिंग होता है बांगर क्षेत्र। अब यहाँ से नदियाँ एक तंत्र, एक जाल के रूप में से इकट्ठा होकर एक धारा के रूप में यहाँ पर आ जाती हैं। और जब ये धारा के रूप में आती हैं तो सामने कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जल जमाव, जब बाढ़ की स्थिति आती है तो वहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र बच जाते हैं जहाँ जल जमाव की स्थिति नहीं हो पाती है, उस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र की कुछ, जैसे कि ऐसा मैदान जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुँचता, उसे हम क्या नाम? बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी, बांगर वाले क्षेत्रों में लाई गई थी। अगर इसका हम क्षेत्र देखें तो बांगर क्षेत्र में कौन कौन से राज्य या कौन सा क्षेत्र आएगा, तो आप लोग बताएंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा? हरित क्रांति का जो सबसे पहले लाया गया था, हरियाणा प्लस पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लाया गया था। ये जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वह किस क्षेत्र में आएगा? तो आप लोग बताएंगे बांगर क्षेत्र में। अब उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी चौथी हेडिंग होने वाली है खादर का मैदान या खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र जब जो मैदान होते हैं, जब नदियाँ के पास वाला जो क्षेत्र होता है, बाढ़ का जल जहाँ पर प्रत्येक वर्ष पहुँचता है, उसी को हम खादर का क्षेत्र कहते हैं। ऐसा मैदानी क्षेत्र जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है, उसे हम खादर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो पश्चिमी यूपी था वो तो क्या नाम है? बांगर क्षेत्र में चला गया। यहाँ पर बचता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसको रखते हैं बिहार, पश्चिमी बंगाल। यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमेशा प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जो जल होता है, पानी होता है, इन क्षेत्रों में बिखरा हुआ होता है। जो ये क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम क्या नाम है? खादर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और खादर क्षेत्र का जो उपजाऊपन होता है बांगर क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर फसलों का प्रयोग का नाम है उत्पादन करते हैं, तब तक कुछ समय बाद बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए यह क्षेत्र जो है उपजाऊ होने के साथ साथ नुकसानदेह हो जाता है। खादर क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता बांगर की तुलना में अधिक है, लेकिन बाढ़ के कारण खाद्य उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से हमने उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो क्रमानुसार हम देखें, भाभर क्षेत्र, तराइन क्षेत्र, खादर और बांगर क्षेत्र को हमने देखा। आप लोग इसका जो है एक बेसिक अध्ययन कर लीजिए, और ये बेसिक अध्ययन करने के बाद थोड़ा सा डीपली इसका गहनता से अध्ययन करिए, और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको अपने सामने लाइए और देखिए कि हम कहाँ तक आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा, और अपना राय और कमेंट आप हमें ज़रूर दें, जिससे हम आपके सामने बेहतर वीडियो के साथ फिर से आ सकें, आप लोगों का अच्छी प्रकार से हम अच्छे तरीके से कल्याण कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।